बहुत सारे हमने एम्ब्रॉयडरी के अपग्रेडेड मशीन्स इंडिया को दिए। फिर रेपियर, हाई स्पीड रेपियर्स विद इलेक्ट्रॉनिक जकार्ड्स। वी वर वन ऑफ द पायनियर्स टू ब्रिंग इट फ्रॉम चाइना, रादर ब्रिंग इट फ्रॉम यूरोप, which was वेरी एक्सपेंसिव। आज के बाद आगे क्या होने वाला है सर कि हम AI बेस्ड कुछ टूल्स इसमें डाल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, डिफेक्टलेस फैब्रिक या मशीन इज गोइंग टू सिग्नल यू आउट दैट दिस इज द प्रॉब्लम इन द मशीन एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट प्रॉब्लम, जो आज तक नहीं था। Apart from India, other countries, mainly if we say the China, who is a leader, what are the biggest technology shift that they are having in maybe the magnet fiber? Because even though the Surat is the hub for synthetic fibers, but that is only for domestic. We are nowhere in international market. Maybe very scarcely we maybe doing something, but in terms of a value-added products, in fact, we are not anywhere in the market. See, Kashyap, I'll tell you, we are into selling high-speed rapiers and weaving machines. I'm into this field from last 20 years, and I'm an engineer. I'm a qualified BE, and I work on upgradations of machines. And this I've been doing since 2006. बहुत सारे हमने एम्ब्रॉयडरी के अपग्रेडेड मशीन्स इंडिया को दिए। फिर रेपियर, हाई स्पीड रेपियर्स विद इलेक्ट्रॉनिक जकार्ड्स। We were one of the pioneers to bring it from China, rather bring it from Europe, which was very expensive. उसके बाद फिर हमने एयरजेट के ऊपर काम किया, and probably we were one of the first people who had come up with airjet with jacquard. This I'm talking of 2011. जब airjet was a new technology, उसको एक प्रमोट करना मुश्किल पड़ रहा था, but we added jacquard to it, शेडिंग डाल दिया जिसकी वजह से और अपग्रेडेड हुआ। Then we are into airjets now. बहुत ही हाई स्पीड एयरजेट्स हम बना रहे हैं जो नॉट एज इक्वल एज यूरोप बट नियर टू यूरोपियन प्रोडक्शन पे आ गए हैं और CFMs पे आ गए हैं। तो आई एम लुकिंग टेक्नोलॉजी एंड वर्किंग ऑन टेक्नोलॉजी फ्रॉम मेनी ईयर्स ऑन वीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी मशीन्स। तो लॉजिकली मैंने ग्रोथ देखा है, कैसे अपग्रेड हुआ है इंडिया का मार्केट ऑन हाई स्पीड एंड टेक्नोलॉजिकल एंड मॉडर्न यूज। अगर आप एक छोटा सा मैं आपको ब्रीफ दूं ना कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे ना 47, आप सी द टेक्नोलॉजी कैसे ग्रो हुई। और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि इसी डायरेक्शन में आने वाला 2030 का जो अपना विजन है वो भी बनेगा साथ में। तो पहले क्या था कि 47 से 60 तक जो था ना वो शटल लूम्स का एरा था कि आप देखेंगे कि शटल लूम्स उस पर चलते थे, ठीक है। और इंडिया में वो शटल लूम्स थे नहीं, हम लोग हैंडलूम्स पे थे, हाथ के बने हुए बनाते थे ना 60 तक। फिर 60 to 80 में वर्ल्ड पे आप देखेंगे तो शटललेस लूम की एक रेवोल्यूशन आई। ये 60 to 80 के बीच की बात कर रहा हूँ, ठीक है। शटललेस लूम्स की एक रेवोल्यूशन आई जिसमें प्रोजेक्टाइल टेक्नोलॉजी आई सुजर की, राइट। फिर या वाइडर वेट पे डेनिम्स के फैब्रिक सब बनने लगे। बट इंडिया में भी उस समय शटललेस लूम्स बहुत ज्यादा नहीं आए, बहुत ही लिमिटेड, बिकॉज उस समय 80 तक क्या था कि इंपोर्ट करना वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अपने पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं होते थे उस समय, तो बहुत कम मशीन्स आ पाती थी उस समय, राइट। 80 से लेकर 2000 का जो टाइम आया दैट वाज शटललेस बट हाई स्पीड। पहले वाले शटललेस जो थे हाई स्पीड नहीं थे, राइट। अब 2000 से 2015 का जो मैंने टाइम देखा सर, तो उसमें क्या हो गया, हाई स्पीड के साथ हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स मशीन में डाले थे, राइट। जैसे इलेक्ट्रॉनिक लैपटॉप डाल दिया, इलेक्ट्रॉनिक टेकअप डाल दिया, है ना, इलेक्ट्रॉनिक वेब सेंसर्स डाल दिए। तो उससे क्या हो गया कि कपड़े की स्पीड तो बढ़ी लेकिन फिनिशिंग ऑफ द फैब्रिक आल्सो इम्प्रूव कंपेयर टू पहले। मतलब वो मॉडर्नाइजेशन का जो फेज चालू हुआ ना सर, वो उसी समय चालू। और उस समय क्या था ऋषभ जी, टेक्सटाइल अपग्रेडेशन फंड की जो स्कीम थी तब अराउंड 40% मुझे याद है उस समय 40% टफ की सब्सिडी थी कि अपग्रेडेड मशीन्स अगर आप ला रहे हैं तो आपको टफ की तरफ से 40% का सब्सिडी बेनिफिट था। फिर पावर का बेनिफिट था। काफ़ी सारी मॉडर्नाइजेशन करने के लिए काफ़ी मेहनत करी थी उस सरकार ने कि आप मॉडर्न मशीन्स लाओ, एंड इट रियली हेल्प। मतलब मैं आपको बिलीव मी, सूरत बिकेम सूरत बिटवीन 2000 to 2015 क्योंकि अपग्रेडेड मशीन्स आई, हम अपग्रेडेड फैब्रिक बनाने लगे और बहुत सारे विचार जो है ना अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ जाने लगे। अब सर बात आती है 15 से 30 जो अभी फेज चल रहा है जिसमें हम अभी 26 में है। तो 15 से जो 30 का फेज जो मैं देख रहा हूँ जो अभी तक हुआ है, अब क्या हो गया, अपग्रेडेड मशीन आ गई, हमने बहुत अच्छी कंट्रोल्ड मशीन लेकर आए हैं
पहले के मुकाबले, ठीक है। अब आगे क्या, आज के बाद आगे क्या होने वाला है सर, कि हम एआई बेस्ड कुछ टूल्स इसमें डाल रहे हैं, जिसके वजह से क्या होगा कि डिफेक्टलेस फैब्रिक बनेगा। डिफेक्टलेस फैब्रिक बनेगा, या मशीन इज गोइंग टू सिग्नल यू आउट दैट दिस इज द प्रॉब्लम इन द मशीन एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट प्रॉब्लम, जो आज तक नहीं था। अभी तक क्या था कि आप कपड़ा बना रहे हैं, हल्का पतला डैमेज का परसेंटेज, पहले इनिशियली इट स्टार्टेड विद 5% डैमेज विल बी एक्सेप्टेड, देन लेटर इट वेंट डाउन टू 2% डैमेज विल बी एक्सेप्टेड, जो आज तक चल रहा है। 1% 2% हमारा जो फैब्रिक बनता है, हम माइंडसेट हमने बना के रखा है कि 1 से 2% डैमेज हमारा फैब्रिक में आएगा, और हमारा बायर भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है क्योंकि डोमेस्टिक बाइंग है, बाहर की नहीं है। तो वॉल्यूम बेस में वो क्या, अच्छा एक अच्छी या बुरी बात क्या बोलेंगे मुझे पता नहीं, पर इंडियन पॉपुलेशन इज सच बिग दैट डोमेस्टिक स्कोप फॉर द फैब्रिक इज वेरी हाई। तो अभी तक की जितनी मशीनें आई ना, उन्होंने डोमेस्टिक सप्लाई, डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को वो पूरा किया, जो मैं देख रहा हूँ। तो अच्छा अब क्या हो रहा है कि जब डोमेस्टिक सप्लाई पूरा हो रहा है और अवेयरनेस बढ़ते जा रही है, जैसे जैसे अपग्रेडेड मशीन आ रही है, तो डोमेस्टिक में भी लोगों ने बोलना चालू कर दिया कि वी वांट डिफेक्टलेस फैब्रिक, वी विल गिव यू लिटिल बेनिफिट इफ यू गिव अस डिफेक्टलेस फैब्रिक। तो उसको स्कोप मिलने लगा है, और इस कारण से जो व्यूअर्स हैं उनको प्रोत्साहन मिलने लगा है कि व्हाई नॉट वी गो इन फॉर सम अदर अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर गवर्न मशीन्स, जिसको हम अभी सप्लाई कर रहे हैं। अभी मैंने एक लास्ट एग्जीबिशन था 2 महीने पहले, सीटेक्स नाम से, तो उसमें एक एयरजेट लॉन्च किया। इट हैज अ सॉफ्टवेयर विच हैज एआई टूल इंस्क्राइब्ड इन इट। उसके अंदर ऐसा होने वाला है कश्यप जी कि उस मशीन को वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से हम एक्सेस करके उसके सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं। आप लॉजिक समझिए, अगर ये फॉल्ट आता है मशीन में, अपने एचएल करनी मशीन दी है, वहाँ फॉल्ट आता है और मैं सूरत में बैठा हूँ, तो इंस्टेड ऑफ मी सेंडिंग अ पर्सन देयर, आई कैन एक्सेस द सॉफ्टवेयर इन माय सॉफ्टवेयर एंड डू व्हाटएवर इज करेक्शन नीडेड इन द सॉफ्टवेयर, यहाँ से बैठे बैठे। जैसे हम लोगों ने एक्सेस करना चालू कर दिया। नंबर 2, व्हेन वी हैव कम अप विद सम सॉफ्टवेयर्स, इस तरीके के सॉफ्टवेयर हमने बनाए, प्रोडक्शन के सॉफ्टवेयर हैं, और साथ साथ में उसके अंदर जैसे हम फॉर एग्जांपल ऐसे कार चलाते हैं, कार में आपका ऑयल चेंज करने का टाइम आ गया तो सिग्नल्स आते हैं, सर्विस का टाइम आ गया तो सिग्नल्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें भी वो सिग्नलिंग तो होगी, लाइव प्रोडक्शन चलता रहेगा, आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में, आपके टेलीविजन में लाइव प्रोडक्शन देख सकते हैं, और वहाँ सिग्नल्स आएगी कि जहाँ भी कोई प्रॉब्लम्स आने वाली है या आ सकती है, वो सिग्नल देगा। तो यूल बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट सॉफ्टवेयर वी हैव ऑलरेडी इनबिल्ट, और अभी तो सारी हमारी 2 सालों से मशीनों में हम डालना चालू कर दिए हैं, ठीक है ना। उसके आगे का जो सेटअप दिया हमने, कि अब क्या होता है कि हमारे स्टाफ जो है ना ट्रेंड नहीं है, जो वीवर्स हैं जो काम करते हैं वो ट्रेंड नहीं है। दिस इज वन ऑफ द वेरी माइनस पॉइंट्स ऑफ इंडियन मार्केट, दैट वी हैव लेबर, वी हैव चीप लेबर प्रोबेबली, बट नॉट ट्रेंड लेबर। उसके ऊपर हमने बिल्कुल काम नहीं किया, स्किल लेबर है ही नहीं, और हमने उसके ऊपर बिल्कुल भी 0% काम किया। हम लोग चाहते हैं कि पहले तो जितनी एक 15 सालों में इतनी ज्यादा मशीन आ गई है, उनको लेबर ही सफाइज हो जाए, वो इंपॉर्टेंट है। अब जो 15 से 30 का टाइम आ रहा है, तो उसमें हम ये कर रहे हैं कि हम ट्रेंड लेबर को 2 पैसे ज्यादा दे रहे हैं कि आप रुकिए, लेकिन उनको ट्रेनिंग कैसे करेंगे? कोई साधन नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना कोई एसोसिएशंस की तरफ से जो मास लेवल पे काम करना चाहिए वो है नहीं। तो हमने उसमें क्या किया कि सॉफ्टवेयर के अंदर हमने वीडियोस बनाए कि अगर जो कोई फॉल्ट आता है मशीन के अंदर, और रात को फॉल्ट आता है, डे में तो चलो हमारा स्टाफ भी उसको सॉल्व कर देता है, लेकिन रात को किसी फैक्ट्री में फॉल्ट आया जहां हमने मशीन दी है, तो वो फॉल्ट का एरर वो अगर ये अपने मोबाइल में देखेगा, तो हमने उसमें वीडियोस डाले हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, उन सब चीज़ों। तो इस तरीके की सब चीज़ों से हम कोशिश कर रहे हैं कि डिफेक्टलेस फैब्रिक बने, वॉल्यूम और क्वांटिटी बढ़ती जाए। तो 2030 को जो मैं देख रहा हूँ, इट विल बी अ इंटेलिजेंट रेवोल्यूशन। आज के बाद 2027 से 30 का जो टाइम बनेगा, ये 3-4 साल जो बनेंगे ना, इंटेलिजेंट ग्रोथ होगा। हाई स्पीड हमने अचीव कर लिया है, डिफेक्टलेस फैब्रिक की तरफ हम जा रहे हैं। अब इंटेलिजेंटली कैसे हम कॉस्ट सेविंग करें और बेस्ट क्वालिटी का फैब्रिक बनाएं, इस पे ये अगले 3-4 साल निर्भर है, जो मैं देख रहा हूँ। 2030 को सर, अगर ये हमको ग्लोबली अपने आप को नोटिफाई करना है, अगर ग्लोबली हमको 1 बिलियन, दैट इज ट्रिपल द एक्सपोर्ट व्हाट वी आर हैविंग इट टुडे, तो मैं समझ रहा हूँ अराउंड 30-35,000 मिलियंस का सेल होगा, तो अपना एक्सपोर्ट होगा, उसको हमको 3 टाइम्स करना है, 1 बिलियन करना है। तो उसके लिए जो है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ सर कि सबसे पहली चीज़ जो है ना, सबसे पहली चीज़ आपने लाइफ में एक बात ध्यान में रखना है, कोई भी डिसीजन या रोड मैप या रोड प्लान बनाना है ना, तो वी हैव टू एनालाइज प्लसेस एंड माइनसेस व्हाट वी हैव इन अवर हैंड। भाई हमारे इंडिया के जो प्लसेस हैं, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, उसको भी समझना चाहिए, और जो नेगेटिव, जो
जिसमें हमको सुधार करने की जरूरत है, वो भी समझना चाहिए। प्लसेस को बढ़ाना चाहिए, माइनसेस को कम करना चाहिए। दिस शुड बी द लॉजिक ऑफ द एनी रोड प्लान और रोड मैप। तो प्लसेस हमारे पास इस समय इंडिया के पास बहुत ज्यादा है। सबसे बड़े प्लसेस जैसे आपने अभी 5F का जो मुझे बताया, फाइबर का ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द सेगमेंट्स ऑफ फाइबर वो हम इंडिया में ग्रो होते हैं। आप कॉटन देख लीजिए, वर्ल्ड का 25% कॉटन इंडिया में ग्रो हो रहा है। हमको किसी कंट्री पे निर्भर नहीं है। आप कॉटन जूट देखिए, 35% वर्ल्ड का जूट इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है। आप एमएमएफ देखिए, एमएमएफ में वॉल्यूम में हम बहुत कम है, क्योंकि एमएमएफ हमारे पास 70s 80s में हमारी इंट्रोडक्शन हुई है। लेकिन एमएमएफ का भी आप ग्रोथ देखेंगे, लास्ट 10 ईयर्स में 50% ग्रो हुआ है। इंडिया में अपना 50% एमएमएफ भी ग्रो हुआ है। तो ऑल दिस फाइबर वी आर, आज बांग्लादेश देखिए, बांग्लादेश अगर ये एक्सपोर्ट करता है तो वो एक्सपोर्ट नहीं करता है, वो खुद बनाता नहीं है, वो तो जॉब वर्क कर रहा है। उनके पास यान है नहीं, कपड़ा है नहीं, कपड़ा उनको चाइना और इंडिया पे निर्भर करते हैं, वहां से आएगा, यहाँ वो लोग से केवल जॉब वर्क करके, गारमेंटिंग करके आगे एक्सपोर्ट करते हैं। दे आर नॉट इनटू मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग और वीविंग ऑफ द फैब्रिक। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग स्क्रैच से लेकर एंड तक सक्षम है, बिकॉज 5000 साल का इतिहास है इंडियन वीविंग का। वी हैव अ टेक्सटाइल इज एन हेरिटेज इन इंडिया बिफोर इट बिकेम एन इकोनॉमी, इट इज एन हेरिटेज। तो लॉजिक मेरा क्या है कि अगर ये 5000 साल के इतिहास में हम ट्रेन हो चुके हैं हर तरीके का कपड़ा बनाने का, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इंडिया के पास। आप कोई भी कपड़ा बनाने में सक्षम है, नंबर 1। नंबर 2, जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है इज एन एसेट, इट इज द प्रो थिंग फॉर इंडिया। क्योंकि हमारे पास जितनी आज मशीन्स मैक्सिमम चल रही है, हम इंडियन डोमेस्टिक मार्केट को ही सप्लाई कर पा रहे हैं और बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। आज ऐसा नहीं है आप ओनली 4% इम्पोर्ट हो रहा है फैब्रिक और उतना ही 4% एक्सपोर्ट हो रहा है। इसका मतलब तो ऐसा हो गया कि जितना बन रहा है हम लोकल में, डोमेस्टिक में कंज्यूम कर पा रहे हैं और अच्छे से कंज्यूम कर पा रहे हैं। और जो इस समय का एरा चल रहा है ना, डिजाइनिंग के ऊपर बहुत मेहनत हुई है। फैशन रिलेटेड, जैसे आपके 5F में एक फैशन का एक पॉइंट था, फैशन में इंडिया इज नंबर 1। आप देखिए पोस्ट प्रोडक्शन की जो फैब्रिक के ऊपर काम करने वाले फैशन से रिलेटेड जितने भी सेगमेंट की मशीन्स है, आप एम्ब्रॉयडरी में जाइए, डिजिटल प्रिंट में जाइए या मिल्स में जाइए, प्रोसेस हाउसेज में जाइए, अल्टीमेट है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं। अब बात ये आती है कि ये सारी डोमेस्टिक के लिए ठीक है। अब इससे आगे बढ़ने के लिए जो वर्ल्ड का 4% ही हम एमएमएफ का एक्सपोर्ट करते हैं और पूरे वर्ल्ड में उसकी 70% कंजम्पशन है, वो उसको बढ़ाने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। अब वो काम कैसे करना पड़ेगा सर, कि सबसे पहले हमारे माइंडसेट से ये निकालना पड़ेगा कि हम डोमेस्टिक के साथ साथ में एक्सपोर्ट करें। जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है ना सर, उनको क्लियर थॉट होना चाहिए कि माइंडसेट इज ओनली फॉर ग्लोबल बिजनेस। जिस समय उन्होंने ऐसा सोचा कि मेरे को सिर्फ ग्लोबली ही बिजनेस करना है, वो क्या करेंगे, दे विल थिंक ऑन दोस टर्म्स, हाउ टू एस्टैब्लिश दोस काइंड्स ऑफ मशीन्स, those kinds of factories, those kind of products, those kind of certifications, those kinds of lab testings। आज क्या हो रहा है सर, मैं देख रहा हूँ ना कि हमारी जो यूनिट चल रही है उसी के साथ में हम बोल रहे हैं चलो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट कर लेते हैं, तो वो ग्लोबली हम अपना अवेयरनेस ला ही नहीं पाएंगे। उसके लिए अभी क्या होता है, इंडिया की खासियत ये है, खासियत समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए, कि हमारे पास छोटे छोटे थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स हैं और वैरायटी ऑफ फैब्रिक बन रही है। That is good definitely for domestic market because variety of fabric मिलेंगे, thousands of factories, छोटे एंटरप्रेन्योर्स है, सब काम कर रहे हैं। पर ग्लोबली वो नेगेटिव है। ग्लोबली अगर ये किसी को बोलोगे कि मेरी प्रोडक्शन 20,000 मीटर कपड़े महीने की है, वो बोलेगा यार मैं इसको अगर 1 लाख मीटर का ऑर्डर दूंगा तो 5 महीने 6 महीने तक माल नहीं दे पाएगा। आप वो बोले, उसमें ग्लोबली जब आप माइंडसेट बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि हमको बड़े यूनिट्स डालने हैं, जैसे बांग्लादेश में है, वियतनाम में है, मैसिव यूनिट्स, 5,000 10,000 लेबर के यूनिट्स है वहां, क्योंकि उनको क्लियर है कि मेरे को ग्लोबली भेजना है, लोकल में तो कुछ काम आएगा नहीं। तो हमारे वर्ल्ड के बायर्स जो है इंडिया की तरफ तभी देखेंगे जब इस किस्म की फैक्ट्रीज इंडिया में अवेलेबल होगी, इस किस्म की फैक्ट्रीज को हम बढ़ावा देंगे और इस किस्म के थॉट प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे। अब ये थॉट प्रोसेस या इस टाइप का माइंडसेट कैसे बनेगा, वो तो लालच देनी पड़ेगी ना। बिजनेसमैन इज ऑलवेज ग्रीडी। हम लोग फियर एंड ग्रीड, देखिए वर्ल्ड का कोई भी डिसीजन 2 आधार पे लिया जाता है, फियर एंड ग्रीड, दोनों पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए ना, इक्वल, इट शुड बी इक्वल। डर भी होना चाहिए, भूख भी होना चाहिए। तो आप थोड़ा भूख का प्रमाण इंडियन बिजनेस पीपल का ज्यादा है, तो गवर्नमेंट कुछ तरीके के सपोर्ट्स हमको अगर ये देंगे कि आप इंसेंटिव्स देंगे, कुछ प्रमोशंस देंगे कि आप एक्सपोर्ट के लिए करिए,
तो आपका एक्सपोर्ट में हम और ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे। तो पीपल आर रेडी टू डू इट। बट अभी क्या हो रहा है, जैसा एक्सपोर्ट है वैसा लोकल है। देयर आर हार्डली फ्यू इंसेंटिव्स व्हाट गवर्नमेंट इज गिविंग। और एक्सपोर्ट प्रमोशन जो एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स जो है, जो उन्होंने SEZs बनाए थे, वो इतने पॉपुलर नहीं हुए। वो क्लस्टर, वो थॉट प्रोसेस इंडिया में पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि उसके सामने इंपोर्ट कुछ नहीं है। आप लॉजिक समझिए, SEZ का फायदा क्या होता था कि हम इंपोर्ट की ड्यूटी बचा देंगे अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं। बट इंपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं है और हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा करना चाहते हैं, इंपोर्ट को बढ़ावा करना नहीं चाहते। तो 100% देयर शुड बी सम इंसेंटिव्स फॉर द एक्सपोर्टर्स इन सम काइंड्स, इन अदर काइंड्स, किसी भी तरीके से। तो उससे क्या होगा कि फैब्रिक को प्रोत्साहन मिलेगा बेचने में, एक्सपोर्ट करने में, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी बात यह है कि अपग्रेडेड मशीन्स बहुत आ रही है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अचानक मैं देख रहा हूं कि पीपल हैव स्टॉप्ड इंपोर्टिंग। वो टफ की सब्सिडी पूरी हो गई, अब लोग बोल रहे हैं यार बस हो गया, उससे क्या एडवांस करें, महंगी मशीन है। तो उसमें भी गवर्नमेंट ने जो पहले सब्सिडी कुछ चल रही थी, उस टाइप की सब्सिडीज को प्रमोट करना चाहिए। नंबर 2, मशीन्स को इंडिया में बनाने और असेंबल करने के ऊपर भी गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। कश्यप जी, मैं एक एनालाइज कर रहा था, जस्ट अ स्मॉल एनालिसिस है, माइट बी राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो, बट एनालिसिस ऐसा था कि पहले आप 60s to 80s में देखेंगे शटललेस लूम्स जो आए ना, वो यूरोप और जापान में आए, ठीक है। उन्होंने उसको मशीन्स को एक्सपोर्ट किया कोरिया ने उस पर काम किया। कोरियन फैब्रिक भी बिकता था, मशीन भी बिकती थी। 80 to 90 के बीच में ये कोरिया का नाम चला। कोरिया ने वो मशीन्स एक्सपोर्ट करी टू चाइना। उस समय है चाइना में कोरियन मशीन्स का बोलबाला था, वहाँ कपड़ा भी बनने लगा, मशीन भी इंपोर्ट होने लगी, ठीक है। 90 to 2000 चाइना ने उन मशीन्स को इंपोर्ट किया, फिर खुद का बनाना चालू कर दिया। पहले यूरोप से कोरिया गई, कोरिया ने खुद का बनाना चालू कर दिया मशीन। कोरिया से चाइना आई, चाइना ने खुद का बनाना चालू कर दिया 2000 के बाद। तो 2000 से अभी तक हमारे पास इंपोर्ट में चाइनीज मशीन्स ही आ रही है। और आई फील कि जो ट्रेंड चलते आ रहा है, नाउ इंडिया विल स्टार्ट मेकिंग इट्स ओन मशीन्स इन इंडिया। और जब वो हो जाएगा तो एक पैरेलल इकोनॉमी जो चाइना बना रहा है वो रुक जाएगी, वो इंडिया के इंडिया में रहेगी। आज मशीन इंपोर्ट करना है तो हमको चाइना को पैसा भेजना पड़ता है, तो वो रुक जाएगा, वो अपने इंडिया के इंडिया में रहेगा। लेकिन इट इज अ डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज आपका सेकंड प्रश्न था कि व्हाट चाइनीज पीपल आर डूइंग एंड व्हाई नॉट वी आर कंपीटिंग विद चाइनीज और वियतनामीज और जो भी अदर कंट्रीज है, आपका प्रश्न था। तो चाइना में गवर्नमेंट का सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट इतना स्ट्रांग है, कपड़े में भी और मशीन्स में भी। आई रिमेंबर उनके जैसे स्पेशल जोन्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, जहां पर आप एक्सपोर्ट के लिए फैब्रिक बनाते हैं, तो उसमें उनको ओवरऑल 20% सब्सिडी मिलती है फॉर इलेक्ट्रिसिटी, फॉर पेट्रोल, फॉर लेबर, फॉर जो भी आप एक्सपोर्ट करते हैं उसमें 20% का उनको उन मशीन्स पे फायदा मिलता है। और उसके अलावा 17% का एक्सपोर्ट बेनिफिट है उनको कि आप मशीनरी एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब 37% अगर जो उनकी मशीन्स को सब्सिडी मिल रही है, तो आज हमारी 30-35% उनकी मशीन वैसे ही सस्ती हो गई हमसे, सेम टू सेम पकड़ा तो। एंड नंबर 2, वहां पर क्या है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नॉट ओनली फॉर द सब्सिडी, बट एक और इन्वॉल्वमेंट है उनका कि उनकी लैब्स है, गवर्नमेंट की लैब्स है। अगर आपने लैब में बोला कि मैं एक एयरजेट की मशीन प्लान कर रहा हूँ, सो दे विल गिव यू ड्राइंग्स, दे विल गिव यू डिटेलिंग्स, दे विल स्टार्ट गिविंग यू पेटेंट्स, दे आर कोर लेवल पे। और आप अगर आपने अभी जैसे एक मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, सुडोकोमा करके जापान की एक कंपनी है, सुडोकोमा वेरी पॉपुलर कंपनी। तो उन लोगों ने हमको अप्रोच किया कि हमको इंडिया के अंदर आपके साथ में टाई अप करके मशीन बनानी है, बिकॉज वी आर गुड सेलर्स ऑफ एयरजेट फ्यूल्स। तो उनका एयरजेट इज पॉपुलर, वाटर जेट एंड एयरजेट। तो ऐसे लोग के वी ट्राइड आवर बेस्ट कि आप वो सुडोकोमा इंडिया आए और हम यहाँ पर इंडिया में उनको कुछ अरेंजमेंट करा दें। वो नहीं हुआ, नहीं होने के बहुत सारे कारण थे, उसमें हम डिटेल में नहीं जाते। बट उन्होंने क्या किया, वो चाइना गए, चाइना की चांगशू प्रोविंस की गवर्नमेंट ने उनको होल हार्टेडली का मतलब है कि आपको जगह हम दे रहे हैं, आपको बांधकाम कर रहे हैं, उसमें 50% हम डिस्काउंट हम शेयर करेंगे, आपको हम फाइनेंसिंग कर रहे हैं कि कुछ समय तक के लिए आप 10 सालों तक आपसे हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बट यू कम टू चाइना। रीजन बिहाइंड, क्योंकि सुडोकोमा का ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपोर्ट है फॉर मशीन्स। तो जापान से निकाल के वो जाना चाह रहे थे चाइना, दे आर वर्किंग ऑन इट, तो हम रह गए पीछे। तो ये जो ड्राइव केवल सिर्फ बोलने से कि 2030 तक हम 1 बिलियन करेंगे, डेफिनेटली जॉइंट एफर्ट फ्रॉम ऑल द सेगमेंट्स,
उसमें कस्टमर्स हो गए, व्यापार मतलब जो व्यूअर्स हैं उनका भी बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे उनको भी, है ना। और साथ साथ में टेक्निकल नो हाउ के लिए भी R&D के ऊपर भी बहुत अच्छे पैमाने से काम करना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ ट्रेन स्टाफ कश्यप जी पॉसिबल ही नहीं है, स्किल स्टाफ मिलता ही नहीं है। आप ला रहे तो है मर्सिडीज, उससे चलवा रहे हैं ऑटो रिक्शा के ड्राइवर से, तो वो क्या रिजल्ट देगा? तो उसको हमको कम से कम होंडा सिटी के लेवल तक तो ट्रेन करना पड़ेगा, बाकी वो उससे ट्रेन हो जाएगा। तो वो R&D के सेगमेंट्स हमको यहाँ डेवलप करने पड़ेंगे, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये सारे एफर्ट्स जो है ना, जब हम करेंगे तो एक इंटेलिजेंट वीविंग और इंटेलिजेंट टेक्सटाइल, आप अभी तक मॉडर्न की बात कर रहे थे, आप तो मॉडर्न टेक्सटाइल के ऊपर बात करनी है। मैं बोल रहा हूँ नाउ वी हैव टू टॉक फॉर इंटेलिजेंट टेक्सटाइल, जिसके अंदर हम फैब्रिक्स भी टेक्निकल टेक्सटाइल के डेवलप करेंगे। वो डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? टेक्निकल टेक्सटाइल के ऊपर सब्सिडी दी हुई है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए ट्रेंड स्किल लेबर नहीं है, यार्न्स के ऊपर R&D नहीं है, यार्न्स को उस तरीके से बनाने के लिए कोई सुविधाएं नहीं है, नहीं कोई सीख रहा है। और लोकल मार्केट इतना बड़ा है कि आदमी बोलता है चलो लोकल में तो बिक जा रहा है ना माल, उनको आगे तक जाने की इच्छा भी नहीं हो रही ना, और नहीं कोई लालच भी है। अभी हमने सोचा सर कि हम लोग मशीन्स इंडिया में ही बनाने का प्लान कर रहे हैं। अब आप मानेंगे नहीं कि हमने सोचा कि कैसे करें, तो 50% पार्ट्स वी आर प्लानिंग टू इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, या स्टार्ट विद SKD करते हैं या CKD करते हैं कि वहां से लेकर आके सिर्फ असेंबल करते हैं। तो आई वाज शॉक्ड कि जब हम मशीन इंपोर्ट करते हैं देयर इज नो कस्टम ड्यूटी, और जब Yes, sir, that was, I think, one of the major point that was highlighted when Additional Secretary and we did a meeting with Textile Machinery Manufacturers Association (TMMA) in Mumbai. ओके, तो ये point I think ministry तक we have मतलब कि they have noted it down कि मतलब कि उल्टा होना चाहिए instead of हाँ कि लोग यहाँ आके कम से कम assemble करना start करें, तो कम से कम they can start storing the spare parts and then gradually they can work on the spare parts. बीच में क्या हुआ था कश्यप जी, BIS आने वाला था, उन्होंने अगस्त 2026 में BIS लगाने वाले थे। Around 40 to 45% of world's import of high-speed machines from China is through us. We have a good share in the market. तो हमने सोचा why not we assemble and start manufacturing it in India. तो हमने अर्जेंटली एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। 8 महीने हमने उसके ऊपर काम किया, और हमने 6 जकार्ड्स, जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 6 हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक 6144 हुक्स जकार्ड, जो अभी तक नहीं बनी थी। अभी तक जकार्ड बनते हैं इंडिया में, लेकिन वो 1400 हुक, 2600 हुक, 2800 हुक तक बनते हैं। हमने 6100 हुक का जकार्ड बना दिया। ये बनाने में इट वाज नॉट इजी, लॉट ऑफ एनर्जी एंड मनी वाज इन्वेस्टेड। अब अचानक से गवर्नमेंट ने बोलिया नहीं, हमने BIS कैंसिल कर दिया, देयर विल बी नो BIS। अब जब BIS नहीं है, 37% उनको चाइना वाले को सब्सिडी मिलती है, जो 35% डिस्काउंट करके हमको मशीन्स देता है। जब हमने कॉस्टिंग निकाली दोनों तरफ की कि इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें 8.5% कस्टम ड्यूटी लग जा रही है, तो उसको यहाँ बनाने में लेबर स्किल नहीं है, और वहाँ पर सब्सिडरीज बहुत अवेलेबल है, क्योंकि उनके 20 साल हो गए ना, 2020 से लेकर 2026 में 26 साल हो गए उनके पास, तो उनकी सब्सिडरीज डेवलप हो गई है। वो छोटी छोटी एक्सपर्टीज उनमें आ गई है, जो हमारे में आने में बहुत समय लगे, और उसके बाद उनको बेनिफिट्स चाइनीज गवर्नमेंट दे रही है। तो इन सब का मैंने जब कंपैरिजन किया, देन वी वर अराउंड 40-45% एक्सपेंसिव देन चाइनीज में। तो इसके लिए मैंने प्रोजेक्ट को शेफ कर दिया, उसको स्टॉप कर दिया। ऐसे वी कैन नॉट फाइट विद देम, अगर ये BIS है तो लॉजिकली इट शुड बी अ जॉइंट एफर्ट फ्रॉम ऑल द सेगमेंट्स। इनफैक्ट मैं बताऊं आपको, गवर्नमेंट की सराहना भी करनी चाहिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ इंडिया में हुआ है, 20 लाख करोड़ का बजट में था, और क्या लेवल का ग्रोथ हो रहा है। जो रोड्स बन रहे हैं, जो पोर्ट्स बन रहे हैं, जो रेल रूट्स बन रहे हैं, जिसमें कॉस्टिंग बहुत इफेक्टिव होगी। तो ग्लोबली हमको फाइट करने, पहले क्या होता था, जो हम आई रिमेंबर एक्सपोर्ट करना होता था फैब्रिक, तो लॉजिस्टिकल कॉस्ट वाज 5 to 9% डिपेंडिंग ऑन कौन से पोर्ट पर आप कर रहे हैं। तो अराउंड 7% का एवरेज आता था हमारा लॉजिस्टिकल कॉस्ट का। अभी मैं जो देख रहा हूँ ना, आई वाज जस्ट टॉकिंग टू सम एक्सपोर्टर्स, नाउ दे से द कॉस्ट हैज ड्रास्टिकली कम डाउन टू 3 to 4%, क्योंकि ट्रेन रूट से हम कार्गो भेज सकते हैं, इंटरकंटेनर डिपो ICDs बन गए हैं, और तो सी लॉट ऑफ changes have come up and that is going to add on to us for the benefit. देखिए, इंडिया will be globally number 1, मैं आपको आज लिख कर देता हूँ। बहुत सारे बेनिफिट्स इंडिया को है, सिर्फ उसको चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। इंडिया के अभी आप देखिए ना, यंग पॉपुलेशन 35 to 40% यंग एंटरप्रेन्योर्स है, जो वर्ल्ड में कहीं नहीं है।
मैं चाइना जाता हूँ, सब बुड्ढे लोग मिलते हैं जिनकी इच्छा ही नहीं होती है काम करने की। और यहाँ इंडिया में जब बात करते हैं और यंग पीपल एंड डायनामिक एंड दे वांट टू वर्क, सी, एंड पॉपुलेशन इज द एसेट। आई ऑलवेज से कि कोई आपको नई चीज बनाना चाह रहे हो, नहीं चल रही है इंडिया में, कंजम्पशन इतनी है कि वो चल जाएगी। और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन होने लगी है, एमएमएफ बनने चालू हो गए हैं, हम लोग R&Ds कर रहे हैं, लेकिन जो लेवल का करना चाहिए वो नहीं हो रहा। उसके लिए गवर्नमेंट ने पुश देना पड़ेगा कि चलो हम आपको ये सब्सिडीज दे रहे हैं, हम आपको ये तरीके की हेल्प्स दे रहे हैं, हम आपको R&Ds दे रहे हैं, हम आपको लैब्स दे रहे हैं, हम आपको सर्टिफिकेशंस दे रहे हैं। तो वो जब बेनिफिट्स आने चालू हो जाएंगे तो ग्रोथ डेफिनेटली आता है। थैंक यू सर। आई थिंक ये चीजें दिस क्वार्टर्स दैट वी वांटेड कि आप ये चीजें बताएं, और ये हम चीजें हमारे जो नोट्स है, ये जो मिनिस्ट्री को हम पहुंचाना चाह रहे हैं उसमें आ जाए। Bye. Thank you so much, Kashyap. Thank you, sir. Have a safe flight, sir. Bye. Thank you so much. I had to go. Right. Thank you so much. Thank you.